नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भाई पढ़ लेंगे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता है कि हमने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम 2026 के लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम लास्ट 12 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और हम हर दिन मतलब कि रोजाना 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और यहाँ पे सिर्फ हम 15 क्वेश्चन सॉल्व करके सिंपली आगे नहीं बढ़ जाते, बल्कि हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमें देखने को मिलता है जिससे हम अपना स्टैटिक का पोर्शन कवर कर सकते हैं, तो हम वो पूरा का पूरा स्टैटिक का पोर्शन भी कवर करते हैं। एंड साथ ही साथ हम देखते हैं कुछ सेंट ट्रिक्स। सेंट ट्रिक्स का मतलब और कुछ नहीं है, बल्कि यूपीएससी की लैंग्वेज को समझना है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ गए तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जिन्हें आप बहुत आसानी से एलिमिनेट करके अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। मतलब कि ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, हम डिकोड कर रहे हैं हर एक क्वेश्चन को। ठीक है। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस डेली देखने को मिलती है आपको। एंड दोपहर 2:05 पर मैं इन वीडियोस को अपलोड कर देता हूँ। आज है डे नंबर 71। तो आज से पहले हमने क्या किया है, अभी तक हमने 2014 से लेके 2021 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स को कंप्लीट कर लिया है। एंड 3 क्लासेस पहले हमने स्टार्ट किया था 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है। और आज हम उसी पेपर का क्वेश्चन नंबर उसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 46 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। क्योंकि 15 क्वेश्चंस होते हैं, तो 46 से पहले के क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं लास्ट क्लासेस में। अब हम करेंगे 46 से लेके 60 तक। चलिए, ओके। देखिए, अगर मेरी स्पीड किसी को स्लो लगती है तो वीडियो की स्पीड को 1.25 या 1.5 पे कर लेना। ठीक है। बाकी अगर किसी ने स्टार्टिंग का पोर्शन स्किप कर दिया हो तो मैं उसे बता देता हूँ कि अभी हम 2022 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे आज हम क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिए जरा, पहला क्वेश्चन जो है, मैंने क्यों आपको बोला है हमेशा कि प्रीवियस ईयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आपको ऑप्शंस में एक यहाँ पे प्लास्टिक देखने को मिला था जिसे हम कहते हैं पॉली इथाइलिन टेरी टेरिफ्थालेट। ठीक है। अब ये क्या हमें पिछले साल के प्रीवियस ईयर पेपर के ऑप्शन में देखने को मिला था? बिल्कुल मिला था। क्या मैंने आपको वहां पे बोला था कि इसको पढ़ लेना, आगे आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है क्योंकि ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम करता है? मैंने ऐसा बोला था। फिर मैंने आपको क्या इसकी डेफिनेशन बताई थी? मैंने आपको बताई थी। और अब देखो, अगले ही साल इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने आपको बोला है हमेशा कि ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, जो भी ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ो। हो सकता है आगे आने वाले सालों में आपसे उसी ऑप्शन को उठाकर पूछ लिया जाए। और देखो कितना प्यारा क्वेश्चन यहाँ पे बना दिया। पर जरूरी नहीं है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको इसके बारे में सब कुछ पता हो तभी आप इसे कर सकते हैं। नहीं, अगर आप थोड़ा सा यूपीएससी की लैंग्वेज को भी समझते हैं, जो कोशिश हम पिछली 70 क्लास में मैं आपको समझाने की कर चुका हूं, अगर आप उस चीज को समझ चुके हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे बिना किसी नॉलेज के भी। ठीक है। तो लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि जब हमें पता है कि ये आ सकता है तो हम क्यों ना पढ़े। हम अपनी जिसे हम कहते हैं नॉलेज को वाइड क्यों ना करें। जो यूपीएससी की लैंग्वेज है उसे तो समझना ही है, पर नॉलेज को भी तो बड़ा करना है। इसलिए मैं कहता हूँ नॉलेज प्लस एप्टीट्यूड आपके एग्जाम को क्लियर करवा देगा। ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर मैं आपको अभी 4 स्टेटमेंट्स है तो 15 सेकंड्स दे रहा हूं। आप स्टेटमेंट्स को आराम से पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या राइट है क्या रॉन्ग है। और फिर आपको समझाऊंगा कि कैसे आप समझ सकते थे कि स्टेटमेंट जो है कौन सी रॉन्ग होगी। मतलब यूपीएससी की लैंग्वेज को कैसे समझ सकते हो, जो हमारी डेली की एक्सरसाइज है। ठीक है। चलिए, 15 सेकंड्स है आपके पास। चलिए, पहली बात तो आपको इसके बारे में जब मैंने बताया था पहले की क्लासेस में, तो जब ये ऑप्शन में आया था तो मैंने आपको बताया था ये किस में यूज होता है। जैसे वाटर बॉटल्स जो होती हैं, या आपको पता है कि जो मिल्क बॉटल ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट मतलब कि वाटर बॉटल्स आपको देखने को मिलती हैं, उनमें इसको यूज किया जाता है। ठीक है। तो अब क्या है कि आप इसको नहीं कर सकते अगर आप यूपीएससी की लैंग्वेज को नहीं समझते, आप कितना भी पढ़ लो इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है। और इस टॉपिक के बारे में। ठीक है। अब देखो जरा क्या समझना था। पहले तो लिखा है
इट्स फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू री इन्फोर्स देयर प्रॉपर्टीज। चलो नहीं समझ में आया क्या है, क्या वूल फाइबर क्या कॉटन फाइबर बोल दिया, नहीं आया समझ में, चलो कोई बात नहीं, आपने डैश मारा, आप आगे अगली स्टेटमेंट पे बढ़े। बट मुझे एक बात तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ में आई कि कुछ भी एक्सट्रीम नहीं लिखा इन्होंने, ठीक है, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं लिखा इन्होंने, चलो छोड़ देते हैं। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज टू स्टोर, देखो इन्होंने यहाँ पे भी कैन यूज किया, यहाँ पे भी कैन यूज किया, बट इन्होंने यहाँ पर पूरी पूरी स्टेटमेंट को एक्सट्रीम नहीं बनाया। मैंने हमेशा आपको कहा है, यूजुअली अगर उन्हें स्टेटमेंट को गलत करना होता है तो वो क्या करते हैं, कैन यूज करने के बाद भी स्टेटमेंट को एक्सट्रीम बनाएंगे। कैसे, देखो इन्होंने यहाँ पे बनाया, कैन बी यूज टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज। अभी आपने कभी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल में अल्कोहलिक बेवरेज को देखा है? ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो देसी दारू देखते हो, ठीक है, पता नहीं कौन कौन सी आती है, कैटरीना और पता नहीं क्या क्या, तो उसकी बात नहीं मैं कर रहा, ठीक है, पर आपने क्या ऐसी देखी? और यहाँ पे फिर भी इन्होंने क्या लिख दिया, एनी अल्कोहलिक बेवरेज, एनी, ठीक है। तो अब मुझे थोड़ा सा शक होने लगा, तो मैं इस पे इसे समझूंगा, मुझे मैं इसे मानूंगा कि ये गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कैन यूज करने के बाद इस स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सट्रीम बनाने की कोशिश करी, ठीक है, बोल दिया है कि कोई भी अल्कोहलिक बेवरेज जो है आप इसमें जिसे हम कहते हैं कि स्टोर कर सकते हो। अब यार उसकी परसेंटेज पे भी तो डिपेंड करेगा उसमें अल्कोहल कितनी है, अगर अल्कोहल ज़्यादा होगी तो वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। इस वजह से यूजुअली क्या किया जाता है कि इसको यूज़ नहीं किया जाता, कांच की बॉटल्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। बट फिर भी आपको नहीं पता तब भी हम आगे बढ़ते हैं। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स, देखो ये तो हाईली रिसाइकलेबल आपको ये प्लास्टिक देखने को मिलेगा, तो ये तो वैसे भी बहुत सिंपल स्टेटमेंट है कि रिसाइकलेबल है, बिल्कुल है यार, ठीक है। फिर आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड of by inclination without causing ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब एक बात बताओ, कोई भी ऐसा टाइप का प्लास्टिक है जिसको आप डिस्पोज करेंगे इंक्लिनेशन से एंड उसमें कोई भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होगा ही नहीं। यार मैंने आपको क्या कहा है, जब वो आपके साथ ज्यादा फ्रैंक होने लगे, जब वो आपको ये दिखे कि वो किसी चीज को एक्स्ट्रा समझा रहे हैं, तो आप समझ जाओ वो स्टेटमेंट गलत है, और यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने बोला ऑफ ऑफ बाय इंक्लिनेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन, भाई इतना एक्सट्रीम कर दिया इन्होंने कि कोई भी ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगी, ऐसा नहीं है। तो अगर आप 4 को भी एलिमिनेट करते तो आपको समझ में आ जाता है या तो 1 3 होगा या तो 2 3, और आपको इससे ये समझ में आ गया कि 3 तो करेक्ट है ही जो हमने सोचा था। उसके बाद आप इन दोनों स्टेटमेंट में देखोगे, अगर इन दोनों स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को सही मानना चाहोगे तो आप किसको मानोगे? ऑब्वियसली 1 को मानोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको एक्सट्रीम बनाने की कोशिश करी है कैन यूज करने के भी बाद, और हमने यूपीएससी की लैंग्वेज को समझते हुए ये देखा है कि जब भी वो ऐसा करता है तो हमें स्टेटमेंट में झोल देखने को मिला है, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं करते, और मैंने रीजन आपको पहले ही बता दिया जब मैं समझा रहा था, ठीक है। तो 1 और 3 जो है वो करेक्ट है, बट अब फिर से मैं कह रहा हूँ कि ये आ सकती है चीज, तो इसको याद कर लो, और जो मैंने पहले के ऑप्शंस बताए थे ना प्रीवियस क्लास में, उसे भी आप देख लेना, प्रीवियस ईयर की क्लासेस में जो मैंने बताए थे आपको और भी ऑप्शंस, अब उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आगे आने वाले सालों में, ठीक है। तो इसको यूजुअली पीईटी बोलते हैं या पीईटीई बोलते हैं। ये स्ट्रांग होता है, लाइट वेट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, ये प्लीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ यूज होता है? फूड की पैकेजिंग में, बेवरेजेस में, ठीक है, जैसे कि आपको वाटर और सोडा बॉटल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद इसको ना, जैसे पीईटी है तो इसको यूजुअली लेबल कैसे किया जाता है? पॉलिएस्टर के नाम से, याद रखना, इसको कैसे लेबल किया जाता है? पॉलिएस्टर के नाम से, ठीक है। कैसे बनाया जाता है? पॉलीमेराइज किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल को और टेरिफ्थैलिक एसिड को, ठीक है। और उसके बाद आपको इसे देखने को मिलेगा इसमें कि ना ये हाई केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, प्लस हाईली रिसाइकलेबल है, ठीक है। तो ये चीज आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, पीट के बारे में, पीईटी के बारे में, ठीक है। फिर से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये एकदम लल्लू पंजू टुच्चू क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बोला गया इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी न्यूज को पढ़ते हैं तो बार बार गोल्डन मशीन जो है वो न्यूज में आती रहती है, और ये एक टाइप की फिश है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको स्पीशीज इन न्यूज के बारे में तो पढ़ना ही होगा, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ना होगा कि आपको पता भी हो कि ये गोल्डन मशीन एक फिश है, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि आपने सब कुछ मगअप कर लिया, यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, यहाँ मिलती है, नहीं यार, ऐसे अगर आप कभी भी किसी चीज को पढ़ोगे तो कितनी ही स्पीशीज याद रख लोगे,
ठीक है? तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मेन स्पीशीज़ जो न्यूज़ में है वो याद रखो, ठीक है? और एक्स्ट्रा टाइम किसी भी ऐसी चीज़ में मत दो जिसका आउटपुट बहुत कम है। आपका आउटपुट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा आपके 4 कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ के। आप उन 4 कोर सब्जेक्ट्स को बार-बार पढ़ना, पर ऐसी चीज़ों पे टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है? क्योंकि आप कितना ही पढ़ लो, अगर यूपीएससी को वो क्वेश्चन आपसे नहीं करवाना होगा ना, तो वो ऐसी स्पीशीज़ लिख देगा जिसका नाम आपने कभी दुनिया ज़िंदगी में नहीं सुना होगा अपनी। ठीक है? तो प्लीज़ मैं बार-बार बोलता हूँ, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी शुड बी योर प्रायोरिटी, इनको बार-बार पढ़ लो, ठीक है? और जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जिस भी मैगज़ीन से कवर कर रहे हो आप कर लो, प्लस आप मैं जो 100 क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, ठीक है? 100 भी होते हैं, कभी 125 भी होते हैं महीने के, तो आप उन्हें बस देख लो। ठीक है? उसके साथ अगर आप मैगज़ीन ना पढ़ के इसे भी देखोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, बट मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप जिस सोर्स को पढ़ रहे हो उसे छोड़ के यहाँ आ जाओ, नहीं। आप उन सोर्स को पढ़ लो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ जाओ, मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा। बट कोई जिस किसी सोर्स को नहीं पढ़ रहा है और उसके बावजूद वो चाहता है कि सब कुछ कवर हो जाए, तो वो क्वेश्चंस देख सकता है डायरेक्टली, ठीक है? अब देखो इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन था, अब आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स जो हैं वो कौन से होते हैं? जो लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं, है ना? लेग्यूमिनियस प्लांट्स होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? जो लेग्यूम फैमिली से बिलोंग करेंगे। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। बट अब क्या बताओ, आप सारे लेग्यूमिनियस प्लांट के नाम याद करते फिरोगे क्या? अब मैं बस यही आपको बताना चाहता हूँ कि अब कई चीज़ें ऐसी एग्ज़ाम में होंगी जो आपके नॉलेज के बाहर की होंगी, और वो सिर्फ़ आपके नॉलेज के बाहर नहीं है, 90% लोगों के नॉलेज के बाहर है, ठीक है? 90 टू 95% बच्चों के नॉलेज के बाहर, ठीक है? तो आपको उसके लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि 50% या 50% से कम कट ऑफ जा रही है, उसके पीछे रीज़न है ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप श्योर हो, अगर 2 ऑप्शन तक आप पहुँच जाते हो कि 2 ऑप्शन में से 1 को एलिमिनेट करना है अब, तो तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, नहीं तो प्लीज़ मत करना। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे उल्ट-पटांग एग्ज़ाम में जिसके ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, जैसे यहाँ पे है। अब देखो लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर अब न्यूज़ में आ गया ना, तो अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि एक बार इनकी फ़ोटो देख लेना और इनके बारे में ये पढ़ लेना कि ये होते क्या हैं, ठीक है? अब मुझे क्या पता था, मैं कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता, मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ता। देखो, मुझे पता है जो चिकपी है, ठीक है? वो मुझे पता था कि वो एक लेग्यूमिनियस प्लांट है। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ जाता जहाँ पर मेरे को 3 दिख रहा है। तो मैं सबसे पहले तो इसको साइड करता और इसको साइड करता, ठीक है? उसके बाद मैं कहाँ जाता? देखो, मेरे को नहीं पता सब, मैं भी सच्चाई आपसे बोलता हूँ, अगर मैं पहली बार सॉल्व कर रहा होता मुझे भी नहीं पता होता, लेकिन मैं कैसे सॉल्व करता? मुझे नहीं पता अल्फ़अल्फ़ा क्या होता है, ये अमरानथ क्या होता है, क्लोवर क्या होता है और कुल्फ़ा क्या होता है, बट मुझे पता है स्पिनच तो लेग्यूमिनियस नहीं है। इतना पता है मुझे कि स्पिनच तो लेग्यूमिनियस नहीं है, क्योंकि जैसे ही नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट आया मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि लेग्यूमिनियस प्लांट जो होंगे उन्हें मैं यहाँ पे रखूंगा, मुझे पता है स्पिनच नहीं है। तो मैंने देखा 6 जहाँ पे उसे हटा दो और मैं अपने आप आंसर तक पहुंच गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए कह रहा हूं आपसे कि अगर आप इस तरीके की सेंस एग्जाम में बना पाते हो तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, नहीं तो मत करना। अब ये चीजें आपको कैसे समझ में आएंगी? ये चीजें समझ आएगी आपको यूपीएससी के एग्जाम को पढ़ के, क्योंकि जब क्वेश्चन ज्यादा हार्ड बनाया होता है तो कुछ ना कुछ उसमें ऐसा उन्होंने हिंट छोड़ा हुआ होता है जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? और मैं भी वही हिंट यहाँ पे ढूँढने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे सिर्फ़ 2 ऑप्शंस के बारे में पता था, पर फिर भी मैंने उसे सॉल्व कर लिया। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये नहीं है कि हर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट को रटते हुए बैठो, नहीं। बट हाँ, मेन चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि जैसे चिकपी है, वो होता है लेग्यूमिनियस प्लांट, है ना? करंट अफेयर्स इतना पढ़ते हैं हम, उसमें ये चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसके बारे में आगे चीज़ें भी ऐड करी है, बायो रॉक टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो मैं आपको इसके लिए 10 सेकंड्स दूँगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये टेक्नोलॉजी जो है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये लंबे टाइम तक अभी हमारे साथ रहेगी, ठीक है? अगर मैंने बता दिया किससे रिलेटेड है तो आंसर पता चल जाएगा, इसलिए 10 सेकंड के बाद बताऊँगा, ठीक है? तो यू हैव 10 सेकंड्स नाउ, सॉल्व करो इसे।
चलिए, अब देखिए ज़रा। तो जो बायोरॉक टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली क्या है, ये मरीन हैबिटेट रिस्टोरेशन में हेल्प करती है। मैं बताता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, मरीन हैबिटेट रिस्टोरेशन में हेल्प करती है। ठीक है, क्या है ये एक्चुअल में, अगर आपको इसके बारे में पता हो कि जैसे आपको पता है कि कोरल्स है, ठीक है, कोरल्स, जो कोरल रीफ है, उन अगर वो डैमेज हो गए किसकी वजह से, आपको पता है कि अगर आपको ओशन में टेम्परेचर ज़्यादा होता हुआ दिख जाता है तो उसकी वजह से आपको पता है कि एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है। एल्गल ब्लूम का मतलब क्या है कि चलो ये सारे कॉन्सेप्ट हम बाद में कर लेंगे, पहले इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या है कि अगर हमें डैमेज देखने को मिलता है कोरल रीफ्स में ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर इन द ओशन, तो उस टाइम पर इस बायोरॉक टेक्नोलॉजी को यूज करके इन कोरल रीफ्स को रिस्टोर किया जाता है। अब ये क्या क्या प्रोसेस है, कैसे किया जाता है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट्स जो है वो हेल्प करते हैं टू ग्रो लाइमस्टोन स्ट्रक्चर्स इन सी वाटर। ठीक है, तो किसकी वजह से किसकी हेल्प से किया जाता है, लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट्स की हेल्प से। अब अगर आगे क्वेश्चन आता है ना बायोरॉक टेक्नोलॉजी से, तो वो एक प्रॉपर क्वेश्चन आएगा विद स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या है ये टेक्नोलॉजी, सिर्फ इतना किससे रिलेटेड है। अब अच्छे से आएगा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि ये किस लिए, इसको एक और चीज क्या बोलते हैं, इसको मिनरल एक्रीशन भी बोलते हैं। प्लस ये मरीन हैबिटेट रिस्टोरेशन में हेल्प करती है, जैसा मैंने आपको बता दिया है। और इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो ऑर्गेनिजम्स है, जो कोरल्स हैं, वो 3 to 5 टाइम्स ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हैं। उनका जो सर्वाइवल रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और वो मतलब कोरल रीफ्स का हमें जैसे हम कहते हैं कि इसमें डैमेजेस क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ओशन टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। प्लस आपको ओशन पॉल्यूशन भी काफ़ी देखने को मिलता है इस वजह से, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या है, मियावाकी मेथड, ये इम्पोर्टेंट है। 1970s में ही ये कॉन्सेप्ट जो है वो देखने को मिला था। ऊपर वाला भी 1970s में देखने को मिला था, ये वाला भी 1970s में देखने को मिला था। अब किससे रिलेटेड है वो आपको बताना है। और फिर से बोल देता हूँ, अगर ये आगे आता है ना क्वेश्चन, तो इसके बारे में एक डीप क्वेश्चन वो पूछेंगे। सिर्फ ये नहीं पूछेंगे ये किससे रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको अभी बता दूंगा आगे क्या किया जाता है इसमें, क्या नहीं किया जाता। ठीक है, 10 सेकेंड्स आपके पास, सोच लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है। चलिए। चलिए, सॉरी, ज़रा चार्जर लेने गया था मैं, ताकि बीच में अगर क्लास लेते लेते बंद हो जाए तो हम ज़रा चार्ज कर लें इसे। अब देखो ज़रा, ये जो मियावाकी मेथड है वो क्या है। देखो, आपको पता है अर्बन एरियाज में आपको जो ट्री की संख्या है वो कम होती हुई दिख रही है ना। तो इस वजह से ये मियावाकी मेथड आया था कि छोटे से एरिया में ही कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ ग्रो कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर जो है ये पूरा का पूरा मेथड बेस्ड है। प्लस अगर इस मियावाकी मेथड को आप यूज़ करते हो, तो 2 से 3 साल के बाद आपको उन फॉरेस्ट को मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही मेंटेन होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरियाज, इससे रिलेटेड ये मियावाकी मेथड है। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले कि ये जो मेथड है किसने डेवलप किया है, याद रखना, एक जापानीज जापानीज बॉटनिस्ट है।
ठीक है, वो यहाँ पर ये चेंज कर सकते हैं कि इन ये कहाँ के हैं। तो क्या नाम है इनका, अकीरा मियावाकी। ठीक है, 1970s में जैसे मैंने आपको बताया ये कॉन्सेप्ट मतलब कि आया था सामने। और ये एक इफेक्टिव अप्रोच है टू क्रिएट अल्ट्रा डेंस बायोडाइवर्स, मतलब कि हमें वेरियस टाइप ऑफ यहाँ पर जिसे हम कहते हैं कि फॉरेस्ट, वेरियस टाइप ऑफ प्लांट्स देखने को मिलेंगे, ट्रीज देखने को मिलेंगे, मतलब डाइवर्सिटी होगी इस फॉरेस्ट में। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के पेड़ यहाँ पे उगे हुए या एक ही टाइप के प्लांट यहाँ पे उगे हुए, नहीं, हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। प्लस जो वहाँ के नेटिव फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वो हमें वहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेटिव का मतलब है कि उस एरिया में जो अर्बन एरियाज हैं वहीं पर हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे रूल्स चल रहे हैं कि यहाँ का पेड़ काटो वहाँ किसी और स्टेट में जाके लगा दो, ऐसा नहीं है। आप उसी जगह में छोटे से एरिया में ही, जो कम एरिया है वहाँ पे ही आप एक डेंस फॉरेस्ट उगा सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर, स्मॉल अर्बन स्पेसेस में। इससे क्या होगा कि इसमें कैसे, मतलब क्या काम किया जाता है, ये इन्वॉल्व करता है कि 2 से 4 नेटिव स्पीशीज, नेटिव यार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो होता क्या है कि हर जगह का जो क्लाइमेट है वो डिफरेंट है। अब उस क्लाइमेट के लिए कौन सी स्पीशीज वहां पर उग सकती है, उस हिसाब से 2 से 4 नेटिव स्पीशीज को पर स्क्वायर मीटर में उगाया जाएगा। ठीक है, इससे ये देखने को मिलेगा कि जो ग्रोथ है फॉरेस्ट की वो 10 टाइम्स फास्टर होगी और 30 टाइम्स डेंसर होगी। प्लस मैंने जैसा आपको बताया था कि 2 से 3 साल के बाद ये मेंटेनेंस फ्री हो जाएंगे, इन्हें मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ये है हमारा क्या, मियावाकी मेथड, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो, फिर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गया, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, शायद 2019-20 में ये आया था। ठीक है, फिर से आ चुका है ये। और मैंने आपको ये बहुत डिटेल में करवाया था, मैंने आपको वहां पे बताया था कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में कौन से आएंगे। जब मैं, अगर आपको याद दिलाना चाहूँ तो मैं ऐसे बता देता हूँ, मैंने ये बोला था कि रिजर्व सब्जेक्ट में उन्होंने सब कुछ अपने लिए रख लिया था जो भी इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसफर में वो दे दिया था जो भी वो नहीं चाहते थे करना, और वो कह रहे थे कि अब ये इंडियन मिनिस्टर्स अपने आप देख लेंगे इसे। ठीक है, जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इंडियन मिनिस्टर्स हैं उन्हें अपने आप देखने दो, ये जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं उनकी सरदर्दी है, हम सारे इंपॉर्टेंट जो मतलब सेक्टर्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं वही देखेंगे बस। ठीक है, तो इस वजह से रिजर्व में उन्होंने अपने पास सब कुछ इंपॉर्टेंट रख लिया था और ट्रांसफर में वो दे दिया था जो उनके हिसाब से उनको सरदर्दी नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, फिर 10 सेकेंड्स बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही है और क्या गलत है। चलिए, चलिए, अब देखिए ज़रा, मैंने आपको वैसे भी बताया था कि जस्टिस जो है उन्हें लगता था कि इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी तो हमारे हाथ में ही रहनी चाहिए। तो उन्होंने अपने पास रखी। लैंड रेवेन्यू वो कैसे दे देंगे और पुलिसिंग वो कैसे दे देंगे, दे ही नहीं सकते है ना, ये सब तो कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलर एरिया को अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको कहीं और जाकर राज करना है, किसी और को अपने किसी और टेरिटरी को अपने अंडर लाना है, तो ऑब्वियसली आप ये 3 चीज़ें तो अपने पास रखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आप उन्हें दे देंगे, जैसे पंचायत वगैरह हो गई, अपने आप संभालो भाई। ठीक है, तो वही यहाँ पर हुआ कि 1, 3 एंड 4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी उन्होंने अपने पास रखा। बट हमारा काम इतना नहीं है कि सिर्फ इतना पढ़ के आगे बढ़ जाओ, जरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा सा डीप में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हो गया, 1909 हो गया, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है 20th सेंचुरी के। ठीक है, उसके बाद आपको पता है 1813 का एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 19th सेंचुरी में। उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद एक्ट आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ एक्ट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हमें पढ़ना ही है, जिसमें से आज हम 1919 का एक्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। देखो, थोड़ा सा इधर मेरे को छोटा करना पड़ा क्योंकि बहुत सारा था, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का बैकग्राउंड क्या है, एक मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन आई थी 1917 में, उस पर ये बेस्ड है पूरा का पूरा एक्ट। इसको मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोला जाता है। 1919 में ये एक्ट आ गया था, बट लागू हुआ था 1921 से।
ठीक है। इसमें ये बात करी गई थी कि इंडिया को, जो इंडियंस हैं, उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट दी जाएगी, बट ग्रेजुअली विद टाइम। कोई भी एंड डेट नहीं थी, कुछ भी ऐसे पर्टिकुलर टारगेट नहीं था कि इस साल तक दे देनी है। बस बोला गया कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन हम करेंगे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का इंडिया में, ग्रेजुअल, पता ही नहीं है कब। ठीक है, हवा में बातें। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि प्रोविंसेस में, प्लीज याद रखना, प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसको कब हटाया गया था प्रोविंसेस से? प्रोविंसेस से इस डायरकी को हटाया गया 1935 में। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं। और ये जो चीज है, एंडेड इन एंडेड इन 1935। और 1935 में इसे एंड करके क्या किया था? इसे एंड करके इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर। ठीक है। और ये सेंटर में डायरकी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1935 में। मतलब क्या किया गया? पहले 1919 में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंसेस में, 1935 में इसको हटा दिया गया और इसकी जगह डायरकी लाई गई सेंटर में। डायरकी का मतलब क्या है कि दो डिवीजन कर दिया गया है सब्जेक्ट्स का। एक रखे हैं रिजर्व सब्जेक्ट्स, एक रखे हैं ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। इसके ऊपर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बना था। सारे इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे उन्होंने अपने पास रखे थे। और इन्हें जो गवर्नर है और एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो एडमिनिस्टर करेगी। जो भी उन्हें लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एजुकेशन अपने आप संभालो, हेल्थ अपने आप संभालो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अपने आप संभालो, एग्रीकल्चर में इरिगेशन वाला पार्ट इन्होंने अपने पास रखा था, बट एग्रीकल्चर इन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है। और क्या है कि इसे कौन एडमिनिस्टर करेगा? जैसे मैंने आपको बताया था, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन मिनिस्टर्स हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है। उसके बाद फेल हो गया ड्यू टू लैक ऑफ रियल पावर विद मिनिस्टर्स, क्योंकि जो गवर्नर है उसके पास सारी पावर थी, वो वीटो कर सकता था हर चीज में, चाहे वो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स है तो इंडियन मिनिस्टर्स ही इस पे पूरा का पूरा मतलब कि राइट रखते, नहीं। अगर गवर्नर को लगा कि ये ठीक से काम नहीं कर रहे, तो इसके बाद वीटो है, ये सब कुछ चेंज कर सकता है। ठीक है। तो कोई रियल पावर नहीं देखने को मिली हमें। प्लस इन्होंने डायरकी नहीं लाए सेंटर में, पर एक चीज लाए थे, बाई कैमरलिज्म लाए थे ये सेंटर में। उसके बारे में आगे लिखा है, हम पढ़ लेंगे अभी। ठीक है। तो अभी याद रखना, सेंटर में डायरकी कब आई थी? केम इन, अभी मैंने ऊपर बताया आपको, 1935 में। इस एक्ट से नहीं आई थी। इस एक्ट से सिर्फ प्रोविंसेस में डायरकी आई थी। ठीक है। गवर्नर जनरल के पास सारी पावर थी, मैंने आपको बताया, वीटो पावर थी, फाइनेंस, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, एग्जीक्यूटिव नॉट रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है, आगे बढ़ते, ये पॉइंट प्लीज याद रखना। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स में हमें ये देखने को मिला कि बाइकैमरलिज्म जो है वो सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया था। बाइकैमरलिज्म का मतलब क्या है? दो हाउसेज होंगे। एक होता है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे लोअर हाउस माना गया, और एक है काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे अपर हाउस माना गया। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स वर इलेक्टेड, बट गवर्नर जनरल कुड ओवरराइड डिसीजन। ठीक है, मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स क्या थे? इलेक्टेड थे। अब वोटिंग राइट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखो, यूजुअली ना स्टेटमेंट ऐसे बोली जाती है कि वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे सभी को, नहीं, सिर्फ ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन को ही वोटिंग राइट्स दिए गए थे। उसके ऊपर भी एक कंडीशन बना रखी थी, वो भी प्रॉपर्टी कितनी है कितनी नहीं है, टैक्स पेमेंट्स के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इलेक्टोरेट सिस्टम था यहाँ पर। ठीक है, उस टाइम पर तो इस वजह से सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही थी जिन्हें वोटिंग राइट्स दिए गए थे। उसके बाद आपने देखा था 1909 में मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स प्रोवाइड करे गए थे। लेकिन अब जो 1919 में ये एक्ट आया, इसके तहत मुस्लिम्स के अलावा सिख्स को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोपियंस को और इंडियन क्रिश्चियंस को, इनको भी एक्स्ट्रा सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए गए। मुस्लिम्स को तो देना स्टार्ट कर दिए थे कब? 1909 से ही। ठीक है। फिर उसके बाद यूपीएससी की बात करते हैं हम। देखो, यूपीएससी के बारे में इस बार क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये कब हुआ था? 1926। ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ही है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आ सकता है? इसके ऊपर क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि इसे 100 साल पूरे हो गए। तो इसलिए मैंने आपको करंट अफेयर्स में ये करवा दिया, जो भी मंथली करंट अफेयर्स होती है वहां पर हमने इसकी बात कर ली है। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे देख लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। फिर
इसी में बोला गया था कि सिविल सर्विसेज की रिक्रूटमेंट करना ज़रूरी है और इसकी वजह से क्या किया गया था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को बनाया गया 1926 में। डिसेंट्रलाइजेशन की बात करी गई, ठीक है, और एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करी गई प्रोविंशियल लेवल पे, तभी डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और यही है जिसने फाउंडेशन ले करी थी 1935 के एक्ट के लिए, क्योंकि इसके बाद जो मेन आपको एक्ट देखने को मिल रहा है वो 1935 का ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर लेते हैं। आपको पता है कि इतनी बार हम बहुत सारी चीज़ों को तो इतनी बार पढ़ चुके हैं कि हमें समझ में आ गया है कि यार ये चीज़ें तो बार-बार रिपीट हो रही हैं, ठीक है? तो यही इस क्लास का फ़ायदा है कि जब तक आप इन सारे लेक्चर्स को पूरा करोगे, तब तक आपको समझ आएगा यार 60% सिलेबस, 60 से 70% सिलेबस तो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हमें पता चल गया क्या इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि मैं आपको बोलता हूँ कि इन क्लासेस को बहुत ही सीरियसली लो, रेगुलर बेसिस पे लो। अगर आप इन क्लासेस को रेगुलर बेसिस पे लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। प्लस आपको ये बात भी पता है कि आज ही मैंने सुबह 8 बजे इकोनॉमिक सर्वे जो आया है हमारा 25-26 का, या सीधा उसे 26 का आप बोल सकते हैं, 2026 का, वो मैंने अपलोड कर दिया है। देखो, बहुत बड़ा टेक्स्ट है, बहुत लेंथी टेक्स्ट है, तो मैंने क्या किया है, मैंने सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, कि जो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत आसानी से उस क्लास को 2 घंटे का बना सकता था, बट मुझे पता है कि बहुत ही कंसाइज वे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी चाहिए, जो कि एग्जाम से पहले भी आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को याद रखना। उसे आप उस वीडियो को आप जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। फिर अब फनम। फनम ये क्या है कि मिडीवियल इंडिया, देखो ये एनसीईआरटी में दी गई है ये टर्म। आपको पता है मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो पूरी करवा दी है 5 लेक्चर्स में। अब देखो मैंने उसमें मॉडर्न एनसीईआरटी को, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, सॉरी, न्यू एनसीईआरटी जो है उसको मैंने कवर किया उसमें, ठीक है। अब देखो मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, अगर आप तमिलनाडु की एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप करिए। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, आप करिए। नो डाउट वो इम्पोर्टेंट है, बट एंशंट हिस्ट्री में जो न्यू न्यू एनसीईआरटी है आप उसे भी ज़रूर पढ़िए, ठीक है। अगर आप उसे पढ़ रहे हैं तो बाकी एनसीईआरटीज़ पढ़ना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। और जो ये न्यू एनसीईआरटी है वैसे ही बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। तो आप अगर इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एंशंट हिस्ट्री के जो न्यू एनसीईआरटी है उसी से हो जाते हैं। बट हाँ, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ द ब्लू कहीं से भी पूछ लेते हैं यार, ठीक है। अब उन क्वेश्चंस को आप टारगेट करने जाओगे तो फिर आप खुद के साथ ही गलत कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे ही फनम है, ये आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, मिडीवियल इंडिया की एनसीईआरटी में। ये कॉइन्स के लिए यूज किया जाता था। और अगर हम कॉइन्स की भी बात करें तो जो स्मॉल कॉइन्स होते थे ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, स्मॉल गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स के लिए इसे यूज किया जाता था, ठीक है। इसके लिए इस टर्म को यूज किया जाता था और इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, गदर पार्टी। आज इससे रिलेटेड भी हम सारा का सारा डेटा देख लेंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा गदर पार्टी से, इनमें से जो हमारे फ्रीडम फाइटर हैं ये तीनों, इनमें से कौन से जो हैं वो गदर पार्टी से जुड़े हुए, ठीक है। तो आपको 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, तब तक गले को रेस्ट दे देता हूँ। चलिए। चलिए, अब देखिए ज़रा, पहले ना हम गदर पार्टी के बारे में पढ़ लेते, फिर इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वैसे इसका आंसर जो है वो सिर्फ सी करेक्ट है, बट फिर भी पहले पढ़ लेते हैं ना, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलिए,
ओरिजिन एंड फाउंडेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो गदर पार्टी है उसका नाम क्या था? पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, जो 1913 में बनी थी। और कहाँ पे बनी थी? एस्टोरिया ओरेगन में। बट आप सोच रहे होगे नहीं यार, ये तो सैन फ्रांसिस्को में थी। तो याद रखना कि पहले आपको इस एरिया में देखने को मिलेगी, फिर उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर्स है उसे शिफ्ट कर दिया गया था युगांतर आश्रम में, जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। ये आपको याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। इसके बाद की लीडर्स की अगर हम बात करें तो की लीडर्स आपको कौन कौन देखने को मिलेंगे? सोहन सिंह भकना, ठीक है, या फिर भकाना भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, लाला हरदयाल, करतार सिंह सरबा। और ऐसे ही आपको सारे के सारे जो लीडर्स है वो देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है वो कौन दिया गया है? रास बिहारी बोस। प्लीज इनके बारे में याद रखना, जब एक बार एग्जाम में दे दिया गया है ऑप्शन में, तो इनके बारे में आगे जाके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो प्लीज इनके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है। सोहन सिंह भकाना और लाला हरदयाल जो है, इनको इसलिए ऑप्शन में नहीं डाला क्योंकि ये सबको पता है। जो नहीं पता है अब क्या है, उनकी तरफ जा रहे हैं वो। ठीक है। आइडियोलॉजी इनकी क्या थी? एक रेवोल्यूशनरी एंटी कॉलोनिज्म की ये बात करते थे। ठीक है। सेक्युलरिज्म की बात करते थे, सोशलिज्म की बात करते थे। ठीक है। और यही आइडियोलॉजी है जिसे बाद में जाके भगत सिंह जी को यही आइडियोलॉजी है जिसने बाद में जाके भगत सिंह जी को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? कि क्या इनके एम थे कि आर्म्ड रिवोल्ट करना है, ब्रिटिश रूल को खत्म करना है, ठीक है, जो फेडरल रिपब्लिक है उसे इस्टेब्लिश करना है, और सोशल रिफॉर्म को हमारे देश में बढ़ावा देना है। ठीक है। फिर उसके बाद पब्लिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखना, इससे अगर क्वेश्चन बनता है आगे जाके, तो यहां पर वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि जो गदर वीकली है, ये जो पब्लिकेशन पब्लिश करते थे गदर वीकली, ये सिर्फ पंजाबी में नहीं थी, ये पंजाबी में भी थी, ये उर्दू में भी थी, और अदर लैंग्वेजेस में भी थी। तो अब ये क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कहीं न कहीं ये आपको ऐसा लगेगा कि ये पंजाबियों से जुड़ी हुई थी, तो इस वजह से आपको लगेगा हाँ, ये पंजाबी में करते होंगे। नहीं, याद रखना उर्दू में भी और अदर लैंग्वेजेस में भी, ताकि जो अपना बेस है उसे वाइड किया जा सके, है ना? जितना आप लोगों से कनेक्ट होगे उनकी रीजनल लैंग्वेजेस के हिसाब से, जो लैंग्वेज वो बोलते हैं उसके हिसाब से, उतने ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है? ऐसी एक मैं आपसे चीज़ चाहूँगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बताना, ये कोमागाता मारू जो इंसिडेंट था ये क्या था जो 1914 में हुआ था? ठीक है। चलो एक हिंट दे देता हूँ, एक शिप थी जो कहीं पर जा रही थी, उसके बाद वहां पर उन्हें डिपोर्ट नहीं, मतलब कि उनको पोर्ट पे उतरने नहीं दिया था उन लोगों को। अब वो क्या था क्या नहीं था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देखता हूँ कि कितने लोग जो हैं वो इस इंसिडेंट के बारे में जानते हैं। ठीक है। तो इसको भी सपोर्ट किसने किया था? इसको मतलब कि इसके अगेंस्ट जो वहां पर जो लोग थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किसने किया था, और यहाँ पर जो लोग थे उन्हें सपोर्ट किसने किया था? गदर पार्टी ने। ये भी आपको याद रखना है। और वर्ल्ड वॉर वन जो थी उसके प्लॉट से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है कि प्लान्ड अ लार्ज स्केल म्यूटिनी इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन इन कोलैबोरेशन विद इंडियन ट्रूप्स एंड जर्मन एड। ठीक है। इसमें भी इनका हाथ था। उसके बाद सिग्निफिकेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो मेन चीज़ है जो मैंने यहाँ पे टिक करी है ना, वो प्लीज़ आप याद कर लेना, वो आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि अगर अब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्रिप्स मिशन, आज हमारा क्रिप्स मिशन भी कवर हो जाएगा। ठीक है। कब आया था ये? 1942, मार्च 1942 में आया था, है ना? यही रीज़न था उसके बाद कि मार्च में आया ये, उसके बाद अगस्त में हमें क्या देखने को मिला था? क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिला था। यही रीज़न था। अब ये क्यों आया था, क्या आया था, क्या क्वेश्चन है, क्या नहीं है, आपको मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, सोच लो, समझ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या सही आंसर है। चलिए। चलिए,
अब देखिए ज़रा इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं, फिर इस पे आ जाएँगे। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट है। जो सेकंड ओनली, यहाँ पे गलती क्या है देखो, द चलो चलो पहले बता ही देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली एज वेल एज आया, फिर से मेरे को दिक्कत दिख गई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है, प्रिंसली स्टेट, फिर मेरे को समझ में आया या नॉमिनेटेड लिखा है। फिर मुझे याद आया जब क्रिप्स मिशन पढ़ा था, तो उसमें तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होंगे वो कौन नॉमिनेट करेगा, प्रिंसली स्टेट। पर जो प्रोविंशियल असेंबलीज है वहां पर तो लोग आएंगे इलेक्ट होके, तो इन्होंने कैसे लिख दिया दोनों के लिए कि नॉमिनेट किए जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। देखो कुछ चीजें जो हैं वो आपको मतलब कि आइडिया तो दे देंगी यूपीएससी की लैंग्वेज को समझ के, पर अगर आपको श्योर होना है तो आपका नॉलेज बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना यार। एक चीज याद रखना, 1900 से लेके 1947 तक तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपको इतना तैयार होना है कि आपको यहाँ पर यूपीएससी की लैंग्वेज तक को समझने की जरूरत ना पड़े। आपको दिखे खटक से एकदम दिमाग में आए, आगे निकलो इसे काट काट के, ऐसा होना चाहिए आपको इस जगह तो एटलीस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट जो है वो सॉरी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्टेड लोग थे, यहाँ पर नॉमिनेटेड नहीं थे। नॉमिनेटेड कहाँ थे, प्रिंसली स्टेट से। ठीक है, फिर बोला गया एनी प्रोविंस विच इज नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वुड हैव द राइट टू साइन अ सेपरेट एग्रीमेंट विद ब्रिटेन रिगार्डिंग इट्स फ्यूचर स्टेटस, बिल्कुल ऐसा बोला गया था। बट फिर भी एक चीज थी कि सबने इसको रिजेक्ट किया। कांग्रेस के तो बहुत सारे रीजंस थे। ठीक है, सबसे पहले तो रीजन ये था, आपको देखने को मिला कि इन्होंने कोई भी, अब पहली बात तो डोमिनेंस स्टेटस की बात कर रहे हैं भाई, पोस्ट डेटेड चेक बोल दिया गांधी जी ने कि भाई अब कहाँ बात कर रहे हो डोमिनेंस स्टेटस की, अब तो हम आज़ादी लेंगे तुमसे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ थी। फिर जैसे हम कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग जो है उसने क्यों नहीं माना, उसने इसलिए नहीं माना क्योंकि पाकिस्तान की बात नहीं करी गई थी। तो दोनों के जो रीजंस थे वो अलग थे, प्लीज इस चीज़ को भी याद रखना। अब जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, क्रिप्स मिशन के बारे में। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है वो बताता हूँ। मार्च 1942 में ये आया, फिर इसके बाद अगस्त 1942 में, मेनली 8 अगस्त 1942 को आपको देखने को मिलता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्या है कि क्यों इसे लाया गया था, ताकि वर्ल्ड वॉर टू में इंडियंस जो है उनका साथ लिया जा सके, और वर्ल्ड वॉर टू में इंडिया की हेल्प से वॉर को जीता जा सके। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर इतने बड़े देश का सपोर्ट मिल जाए तो। उसके बाद किसने इस क्रिप्स मिशन को मतलब कि हेड किया था, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। ठीक है, इन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि पोस्ट वॉर डोमिनियन स्टेटस देंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन आएगा, प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्टेड होंगे, और प्रिंसली स्टेट में कौन होंगे, नॉमिनेटेड होंगे। याद रखना, समझे कि प्रिंस नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट रूलर्स, कि वो अपनी जगह किसी को भेज सकते हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेट करके, और प्रोविंशियल असेंबलीज वाले इलेक्ट करके भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसकी बात करी गई। फिर उसके बाद राइट फॉर प्रोविंसेस टू सेसीड, इसका मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा कि जिस भी प्रोविंस को मतलब कि देश के साथ नहीं जुड़ना है, इंडिया के साथ नहीं जुड़ना है, वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं और अपना एक सेपरेट यूनियन बना सकते हैं। ठीक है, इसकी बात करी गई। तो राइट टू सेसीड की बात करी गई। अल्टीमेटली फेलिंग ड्यू टू रिजेक्शन बाय ऑल मेजर पार्टीज, किस किसने रिजेक्ट किया, कांग्रेस ने किया। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ये डोमिनेंट स्टेटस की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद इन्होंने इमीडिएट फुल इंडिपेंडेंस नहीं दी। ठीक है, दूसरी बात ये बोल रहे हैं कि जो प्रोविंसेस है वो सिसीड कर सकती है, वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है, वो सेपरेट यूनियन बन सकती है। भाई क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद बोला गया कि जो कांग्रेस है वो ये कह रहे थे जो प्रिंसली रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए जरा, मुस्लिम लीग का रीजन अलग था, प्लीज याद रखना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो रीजन था वो अलग था। इन्होंने इसलिए बोला क्योंकि ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर कहीं भी सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं करी गई। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला, गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक बोला। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, इतना इंपॉर्टेंट है। इतनी इतनी चीजें याद रखोगे तो अपने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। बाकी तो आपको पता है कि यूपीएससी थोड़ा बहुत उसकी लैंग्वेज को अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें आप वैसे ही निकाल सकते हो, है ना। अब देखो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने ये आपको करवा दिया है,
मैंने आपको बोला है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जो मैंने आपको लेक्चर्स करवाए हैं, उसमें से ही आपको देखने को मिल जाएगी। एंशिएंट हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करना मुश्किल होते हैं, क्यों? उसके पीछे का रीज़न है, अगर वो एंशिएंट हिस्ट्री उस साल हार्ड पूछी गई है तो। जैसे ये सारी टर्म्स आपको जो मैंने क्लासेस करवाई है उसमें देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर प्लीज़ याद रखना, जैसे आपको मैं बताता हूँ आप कहाँ पे, जैसे आपने ये महापुराण देखा लास्ट में, आप इसे तो पढ़ भी नहीं पाए, पर आपने महापुराण देखा, आपको तो ऐसा लगा होगा इसे देख के कि ये तो यार ये तो उससे रिलेटेड होगा हिंदुइज़्म से, क्योंकि पुराण लिखा हुआ है ना? क्योंकि आप ए को तो वैसे ही हटा देते तो पुराण लिखा हुआ है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने इसी चीज़ से बताया था कि इसी चीज़ से आप कन्फ्यूज़ हो गए ये पढ़ने के बाद, और फिर आपको लगेगा कि ये तो उससे रिलेटेड होगा, बट नहीं, ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है जैनिज़्म से। ये एक जैन टेक्स्ट है, और मैंने वहाँ पे बताया था कि आप इसे ही देख के कंफ्यूज हो जाओगे, और देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद और कौन सी चीज़ थी जो जैनिज़्म से रिलेटेड है? ये परिशिष्ट पर्वन, ये भी जैन टेक्स्ट है। उसके बाद हम बात करें इसकी अ, अवदान शतका, इसकी अगर हम बात करें ये क्या है, तो आपको याद रखना है ये एक बुद्धिस्ट, एक तो पेन ही ऐसे चलता है, क्या करें, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। मैं क्यों लिख रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि आगे आपको मैं बताता हूँ, और आपको ये भी याद रखना है कि ये लिखा गया था संस्कृत में, और यही है जहां वो आपको कंफ्यूज करेंगे अगर इसके बारे में आगे जाके वो क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, और ये नेति पकड़ना जो क्या है, ये क्या है, ये भी एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। स्क्रिप्चर, और ये कौन सी लैंग्वेज में, पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ये पाली लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और मेनली अगर बात करें कि ये कौन से बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, तो थेरवादा जो है, थेरा, एक मिनट, आर के बाद ये ए आएगा, तो थेरावादा बुद्धिज्म से ये जुड़ा हुआ है, प्लीज इस चीज को याद रखना। और ये सारी चीजें मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बता चुका हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि उन लेक्चर से आपको बहुत फायदा होगा। आप वो एंशिएंट हिस्ट्री जो है उसके लेक्चर्स देख सकते हैं, ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए। 5 लेक्चर्स हैं, ज़्यादा लंबे लंबे लेक्चर्स भी नहीं है, और 5 लेक्चर्स में मैंने चारों चैप्टर्स को कंप्लीट कर दिया है, जो आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, उसे हमने कंप्लीट किया। वहाँ पे आप इसे पढ़ेंगे तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्या है, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि परिशिष्ट पर्वन जो है वो क्या है, वो एक संस्कृत एपिक है, ठीक है, जैन स्कॉलर हेमचंद्रा ने लिखा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने लिखा है, ये सब मैं आपको वहाँ उस लेक्चर में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी महापुराण की बात करें, मैंने आपको बताया कि क्या है, एक जैन टेक्स्ट है, ठीक है, किसने लिखा है, आचार्य जैन सेना ने लिखा है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी याद करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि एट द एंड उस प्रेशर में कितना याद रहेगा वो तो आपको भी पता है। उसके बाद क्या है कि बट मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो चीज़ ना ऑप्शन में प्रोवाइडेड है प्रीवियस ईयर पेपर में, वो आपको ये समझ लो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए। उसके ऊपर फिर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, और मैं लिख के दे रहा हूँ कि जो ऊपर आपको ऑप्शंस देखने को मिले, उसमें से फिर से क्वेश्चन पूछे जाएँगे, किसने लिखी, क्या है, क्या नहीं है, फिर से देखोगे आप उन्हें। चाहे आप 2026 में देखो, 2027 में देखो, 2028 में देखो, पर देखोगे, ठीक है? अब जैसे ये है, यहाँ पे लिखा गया है कि हिस्टोरिकल पर्सन है, जैसे आर्यदेव है, दिगनगा है, नाथ मुनि है। नाथ मुनि तो हमें पता है कि वो वैष्णव स्कॉलर है, ठीक है, तो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि ये तो करेक्ट है, ठीक है। फिर दिगनगा की बात करें, ये थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, बट आर्यदेव जो है वो जैन से रिलेटेड नहीं है, वो तो महायान बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये तो बुद्धिज्म आना चाहिए था, तो एक गलत हो गया। अब हो सकता है कि इसको लेके आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है, फिर मैं वही कहता हूँ कि जब ऐसे आ जाता है ना तो कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ जाता है, बट फिर भी मैं कहूँगा कि अब जब इनके बारे में यहाँ पे लिख दिया है, तो आपको सब कुछ अच्छे से पढ़ना है। और मैं फिर वही बोलता हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो हार्ड है, उनको सॉल्व करने तभी जाना अगर 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़्ड हो। जैसे मुझे इतना पता था यहाँ पे कि ये करेक्ट नहीं है, और या तो ये करेक्ट होगा या तो
मतलब या तो 2 करेक्ट होंगे या तो 1 करेक्ट होगा, तो मैं पक्का इसको करके आता। क्योंकि अगर आप 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो, तो ही आप उनको सॉल्व करो। अगर आप 2 से ज़्यादा में कन्फ्यूज़ हो, तो आपके जो गलती करने के चांसेज़ है वो बढ़ जाते हैं, तो प्लीज़ उसे छोड़ देना, ठीक है? अभी दिगनगा जो है ये बुद्धिस्ट स्कॉलर जो है, ये क्या बुद्धिस्ट स्कॉलर है? बिल्कुल बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है? अब इनके बारे में मैंने थोड़ा आगे लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये जो आर्यदेव है, मैंने आपको बताया महायान बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं। किसके डिसाइपल हैं? नागार्जुना के। किसके हैं? डिसाइपल मतलब किसके शिष्य हैं? नागार्जुना के, ठीक है? और ये जो मध्यमका स्कूल हमें देखने को मिला था महायान बुद्धिज़्म में, क्या है ये मध्यमका स्कूल? इसके बारे में मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री में बताया है कि अब देखो हर एक इंसान जो है वो मतलब कि देखो पहले बुद्धिज़्म क्या था कि एकदम आपको सब चीज़ का त्याग कर देना है, आपको इस तरीके से रहना है, ये करना है, ये रूल्स फ़ॉलो करने हैं, ये सब। बट क्या है, हर एक इंसान जो अपनी निजी ज़िंदगी जैसे कि वो समझ लो कि वो एक फैमिली मैन है, क्या वो इसे अपना पाएगा? नहीं। तो इसीलिए जो मध्यमका स्कूल था वो एक जैसे मिडल पाथ था बुद्धिज़्म में जुड़ने का, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत ईज़ी थी, जो आप फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई। उसके बाद निगनगा की बात करें, ये भी एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, ठीक है? उसके बाद नाथ मुनि वैष्णव थियोलॉजियन थे, वैष्णव सेक्ट से बिलोंग करते थे। इनकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। नल्लायीरा दिव्या प्रबंधम जो है, ये इन्होंने कंपाइल करी थी और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि नाथ मुनि अगर कहीं ऑप्शन में आपको देखने को मिला है, तो उनसे सबसे इम्पॉर्टेंट कंपाइलेशन जो जुड़ी हुई है, उसके बारे में आपको आगे जाके पूछा जाएगा और मुझसे लिख के ले लो। ठीक है? और ये क्या है? ही इज नोन एज द फर्स्ट ऑफ द श्री वैष्णव आचार्यस, है ना? आज आपको वैष्णव आचार्य देखने को मिलते हैं, तो ये जो है इनको फर्स्ट वैष्णव आचार्य बोला जाता है। प्लीज नाथ मुनि, दिगनगा, आर्यदेव के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। मैंने आपको जो मुझे लगता है डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जैसे कौन है, बुद्धिस्ट मॉन्क है नहीं है, और प्लस किसके डिसाइपल है, किससे रिलेटेड है, तो मैंने उतनी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी है जो मुझे लगता है कि पूछा जा सकता है। बट अगर आपको ऐसा लगता है नहीं और पढ़ना है, तो आप प्लीज यू आर फ्री टू डू इट, और आप बिल्कुल करिए, आपको हेल्प ही होगी, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मंगोल इन्वेजन के ऊपर फिर से क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी पिछले साल के ही प्रीवियस ईयर पेपर में आपको बताया कि यार मंगोल इन्वेजन इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लो। सबसे पहले ही उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली बार जो मंगोल इन्वेजन हुआ था, वो कहाँ, वो किसके टाइम पर हुआ था? वो हुआ था इल्तुतमिश के टाइम पे। यहाँ पे लिखा है जलालुद्दीन खिलजी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, किसके टाइम पर हुआ था? इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था। ठीक है, ये तो हमने बात करी थी पहले ही, ऑप्शन कट गए। या तो दूसरा करेक्ट है या तो तीसरा करेक्ट है। अब बोला गया ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड अप टू दिल्ली एंड बेसीज द सिटी, मतलब कि सिटी को बेसीज कर लिया था। क्या ये बात सही है? ये बात एकदम सही है। बट ऐसा हुआ था कि उस टाइम पर जो सुल्तान था उसने सीरी फोर्ट जो है वहां पर जाकर मतलब कि बैठ गया था। बट 2 महीने के अंदर इसने वापस मंगोल को वापस भगा भी दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ये भी आपको याद रखना है। 2 महीने तक ही ये यहाँ पे रह पाए थे, उसके बाद इसने इन्हें भगा दिया था। ओके, तो ये बात एकदम ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक टेम्परेरीली लॉस्ट पोर्शंस ऑफ नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिज किंगडम टू दी मंगोल्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इस टाइम पर आपको इन्वेजन देखने को मिला था मंगोल्स का, बट उस टाइम पर अभी ये चीज जो है, इसके प्रमाण जो है वो ठीक तरीके से नहीं मिलते। बट इतना पता है, या तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें हरा दिया था, या तो फिर ब्राइब करके वापस भेज दिया था। ठीक है, बट इसने बिल्कुल भी अपनी टेरिटरी को लूज नहीं किया था। तो ये बात एकदम गलत है, ये बात एकदम गलत है। सेकंड ओनली इज करेक्ट। वैसे भी जब फर्स्ट पता चल गया कि ये हमारी करेक्ट इनकरेक्ट है, तो वैसे ही हमारे पास ये था या तो सेकंड करेक्ट होगा या तो थर्ड करेक्ट होगा। और फिर मैं आपको यही बताता हूँ, जब भी वो ऐसा लिखते हैं कि टेम्परेरीली लॉस्ट कर दिया, और फिर उन्होंने एक रीजन भी दे दिया कि सिर्फ नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ अपना किंगडम उसने लूज किया, तो हमेशा याद रखो जब वो एक्स्ट्रा चीजें आपको ऐड करके उसमें भर भर के बता रहे हैं ना, वो हमेशा उस स्टेटमेंट को गलत करेंगे। यहाँ पर भी तो उसने क्या किया, यहाँ पर उसने ये देखो कितने आसानी से बता दिया कि एक मंगोल असॉल्ट हुआ था, एक कोई एक हुआ, उसने मार्च किया दिल्ली पे एंड बेसीज कर लिया। कितना सिंपली उसने ये लिख दिया। पर यहाँ पे लिखा कि टेम्परेरीली लॉस्ट किया पोर्शन को, वो भी कौन सा पोर्शन, नॉर्थ वेस्ट, क्या पता इधर चेंज कर देते वो, अगर ऐसा हुआ होता तो। बट ऐसा हुआ नहीं था कुछ भी।
ठीक है? तो मैं बोलता हूँ जब भी वो एक्स्ट्रा लिखते हैं वो हमेशा गलत करते हैं, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान देना। जब भी 2 स्टेटमेंट्स में आप कन्फ्यूज़्ड हो ना, तो हमेशा वो स्टेटमेंट ढूँढना जो ज़्यादा सिंपल हो, वो हमेशा ठीक होगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। जो मैंने अभी आपको समझाया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? जब आपको पीडीएफ मिलेगी, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? अब देखिए, कुल्हा दरन, कुल्हा का मतलब ही होता है कैप, दरन का मतलब होता है वियरर, ठीक है? ये कैप कैसी होती है? कैप होती है लॉन्ग एंड पॉइंटेड। ये कौन पहनते थे? ये पहनते थे कलंदर्स, ठीक है? ये एक्चुअली अपने आप को जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनके डिसेंडेंट बताते थे। तो ये अपने आप को सबसे अलग दिखाने के लिए कुल्हा दरन को पहनते थे। ये भी आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा? ये भी आपको मिडीवियल हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है उसमें कुल्हा दरन वर्ड देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप एनसीईआरटी पढ़ें, आप इधर उधर के सोर्सेज की तरफ मत जाओ, आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आना होगा तो उसमें से आ जाएगा, अगर नहीं आना होगा तो फिर वो किसी को भी नहीं आने वाला। इस बात को याद रखना। अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री के लिए 10 सोर्सेज पढ़ने वाले हो, 10 सोर्सेज पढ़ने के बाद आप सोचते हो कि उसे मैं रिवाइज भी कर लूंगा विद इन टाइम, तो आप गलत एक रास्ते पे जा रहे हो। मैं बोलूंगा अपने सोर्सेज को सिंपल रखो, बेसिक रखो, एनसीईआरटी बेस्ड रखो, ठीक है? आप एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जरा हम समझ लेते हैं कि मैंने वैसे बता दिया आपको, बट एक बार पढ़ लेते हैं। ये क्लेम करते थे जो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ जी, ये एक्चुअली इसका कलंदर नहीं होगा, सैयद होगा। गलती 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 गलती, सैयद होगा, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है। बट यार इधर ऐसा लिखा हुआ है, बट मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में। मैं एक बार चेक कर लूंगा, बट कलंदर्स तो नहीं होगा, कलंदर्स तो सैयद्स ही होगा इसका, सैयद्स ही होगा। वैसे मैं एक बार चेक कर लूंगा और फिर मैं आपको एक बार कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, बट मेरे हिसाब से ये सैयद ही होगा, ठीक है? कई बार कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा टर्म्स में, ठीक है? अब देखो सैयद्स यहाँ पे जो है वो क्या है, वो अपने आप को डिसेंडेंट बताते थे प्रॉफिट मोहम्मद का, और वो पॉइंटेड कैप पहना करते थे जिसे कुल्हा बोलते थे, ठीक है? एंड ये क्या है, जो वियरर है, दरन मीन्स वियरर, तो वर्ड क्या बन गया, कुल्हा दरन, ठीक है? बट फिर भी ऑप्शन डी ही मेरे हिसाब से ठीक होगा, ठीक है? बट फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगा, ओके? फिर उसके बाद कलंदर्स क्या होते थे, जैसे आपको जैसे मस्त कलंदर, हाँ उसका सैयद ही होगा, मेरे को याद हो गया, जो ट्रिक मैंने याद करी थी, मस्त कलंदर, है ना? मस्त है मस्त है मस्त है मस्त है मस्त कलंदर, याद रखा है ना? वो कलंदर्स जो है उसमें वो कौन है, जो मॉन्क जैसे होते हैं ना, कि एक एसेटिक लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, ठीक है? और अनकन्वेंशनल प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, उनको बोलते हैं कलंदर्स, ठीक है? और इसका आंसर सैयद ही होगा, ठीक है? वही ये कुल्हा दरन कैप जो है वो पहना करते थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है ना? इतनी सारी चीजें होती है याद करने के लिए, कोई बात नहीं, इंसान से गलती होती है। अब देखिए जरा, 59th क्वेश्चन है, इसको मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा सा पढ़ो, 15 सेकंड्स आपको दे रहा हूँ, इसे पढ़ो और मैं फिर वही कहूंगा, जो ज्यादा सिंपल हो उसको सही मान लेना, ठीक है? अगर इस चीज के साथ जाओगे, अगर किसी दो में देखो, जैसे आपने ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस देख के आपको समझ में आया ज्यादा से ज्यादा एक गलत होगा, नहीं तो एक भी गलत नहीं होगा, ठीक है? तो आपको वो देखना है कि क्या किसी में कुछ बहुत ज्यादा डेटा दिया गया है क्या, या किसी को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें हम समझ सकते हैं कि हाँ यार ये इसमें वो कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं, ढूंढो। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एक गलत हो सकता है, और मैंने आपको बता दिया एक गलत है, ठीक है? 15 सेकंड से आपके पास, फिर हम देखते हैं क्या सही है और क्या गलत है, चलिए।
चलिए, अब देखिए जरा, यहाँ पे लिखा है द डच इस्टैब्लिश देयर फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ द लैंड्स ग्रांटेड टू देम बाय गजापति रूलर्स। देखो यार, गजापति रूलर्स जो है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपको ओडिशा में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा। ठीक है। अब क्या है कि इन्होंने बिल्कुल कैप्चर किया था, बट यार देखो, गजापति रूलर्स जो है, इनका जो आपको रियाइन देखने को मिलेगी, ये देखने को मिलेगी आपको 15-16 सेंचुरी में, मतलब 1400s 1500s में। तो आपको ये कब देखने को मिले? 1400s से 1500s में। डच ने जब इसको मतलब कि यहाँ पे इस्टेब्लिश करी अपनी फैक्ट्रीज, तो क्या कहाँ कहाँ करी देखो। इन्होंने करी 1605 में, 1605 में मसूलीपट्टनम में। और वैसे ही इन्होंने करी 1610 में पुलिकट में। अब ये इन्होंने करी है 1600s में, ये 1400s और 1500s में थे। तो इनकी तो टाइमलाइन ही मैच नहीं हो रही। तो इसीलिए क्या हुआ, ये हुआ गलत। एल्फोंसो दे अल्बरकर्क्यू ने कैप्चर किया था गोवा को फ्रॉम बीजापुर सल्तनत। ये क्या सही है? बिल्कुल सही है। कब किया था? 1510 में किया था। ठीक है। उसके बाद द ईस्ट इंडिया कंपनी established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of विजयनगर अंपायर। देखो, उन्होंने बताया नहीं कौन था कौन नहीं था, बोला एक रिप्रेजेंटेटिव था विजयनगर अंपायर का। तो अगर आपको ये तो देखो नॉलेज से पता होना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता नॉलेज से, तो फिर आपको अपनी स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। बट अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड में कंफ्यूज होते, तो मैं किसकी तरफ जाता? मैं पक्का इसकी तरफ जाता, क्योंकि ये ज्यादा सिंपल है फर्स्ट स्टेटमेंट से। वहां डायरेक्टली बता दिया कि इन्होंने दी थी, बट यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताया। यहाँ पे क्या बताया? यहाँ पे बताया कि एक रिप्रेजेंटेटिव था विजयनगर अंपायर का। ठीक है। तो मुझे ज्यादा स्टेटमेंट जो है वो सिंपल थर्ड लग रही थी, इसलिए मैं थर्ड के साथ जाता, अगर मैं वन और थ्री को कंपेयर करता तो। बट आई नो, आप भी जब इन्हें 4-5 बार पढ़ लोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको ये बातें सेंस बनाने लगेंगी। ठीक है। अभी मैं वही कह रहा हूँ कि एक महीने में अगर आप सोचें कि मुझे सब कुछ आ जाएगा, तो नहीं आ सकता। आपको इन्हें 3-4 बार पढ़ना होगा। और जो भी बच्चे मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं ना कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें कितना पढ़ना है, क्या करना है, वो करना है, तो मैं उन्हें सबको एक ही बात बोलता हूँ कि आपको इन क्लासेस को लेने के बाद एटलीस्ट 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। हर एक कीवर्ड को, जैसे मैंने आपको कीवर्ड पढ़ाए हैं, अगर आपको कोई और कीवर्ड दिखता है तो आपको उसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है। जैसे इधर अल्फोंसो दे अल्बरकर्क्यू आपको दिख गया, आपको इसके बारे में पढ़ना है। आपको बीजापुर सल्तनत दिख गया, आपको इसके बारे में पढ़ना है। आपको गजपति रूलर दिख गए, मैंने आपको बेसिक बता दिया, पर आपको इनके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है। इस तरीके से आपको रिवाइज करना है। मैं यहाँ पर आपको 70% चीजें करवा दूंगा, बट 30% चीजें आपको खुद करनी पड़ेंगी। ठीक है। 70% चीजें करवाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं, पर 30% चीजें आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको तरीका बता दूंगा, मैं आपको मेजरली सब कुछ करवा दूंगा, पर 30% जो मेहनत है आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिटेशन होती है, इस वजह से हर एक चीज, क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक एक चीज करवाने लगा ना, तो एक ही लेक्चर 3-3 घंटे का हो जाएगा, और मैं इतना टाइम आपका नहीं जाने दे सकता। इस वजह से मैं आपको 70% चीजें करता हूँ, बता मतलब कि करवा देता हूँ, और 30% चीजें बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया। अब आपको ये पढ़ना है, जब भी आप रिवीजन करेंगे आपको इनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट, कौटिल्याज अर्थशास्त्र। आपको पता है कि एनसीईआरटी में इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं दिया है, बट फिर भी मैंने जो एनसीईआरटी का अभी आपको जो क्लासेस करवाई हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में काफी कुछ बताया जा रहा था, इस वजह से मैंने 3 पेजेस इस पे ऐड कर दिए थे। ठीक है। वो एनसीईआरटी में नहीं गिवन थे, बट मैंने ऐड कर दिए थे। मैंने आपको बोला है कि जो मैंने लेक्चर्स लिए हैं उसमें 95% जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी का है, बट 5% जो मुझे लगता है ना प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, वो मैंने उसमें ऐड कर दिया। ऐसे ही कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैंने उसमें ऐड कर दिया था पूरा। ठीक है। तो अब क्या है कि
यहाँ पर भी आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेटमेंट गलत हो सकती है या तो एक भी नहीं होगी। तो अब आपको ढूँढना है क्या सही है, क्या गलत है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ। वैसे 60th क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है कि रोज़ की एक्सरसाइज़ क्या है हमारी, कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि 15 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। अगर आपके 5 करेक्ट हुए हैं तो लिखिए, 7 करेक्ट हुए हैं तो लिखिए, 10 हुए हैं, 12 हुए हैं और 15 में से 15 हुए हैं तब भी लिखिए। ये थोड़ा-सा मुश्किल है, बट हाँ 12 10-12 हो सकते हैं ईज़िली, ठीक है? अब देखो ज़रा, अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। नहीं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये लिखा है कि जुडिशियल पनिशमेंट से नहीं, ये किससे हो सकते हैं? या तो वॉर में मिले हों, या तो कोई डेट हो, उधार लिया हो। तभी आप स्लेव बन सकते हैं, ठीक है? तो ये गलत हो गया। इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर अ सन, शी वॉज लीगली फ्री। एकदम ठीक बात है। इफ अ सन born to a female slave was fathered by her master, the son was entitled to the legal status of master's son। क्या ये बात ठीक है? बिल्कुल ठीक है। तो जो ऑप्शन है वो है 2 एंड 3 करेक्ट। बाकी मैंने उसमें बता दिया, एंशिएंट हिस्ट्री का जो लेक्चर है उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मैंने सब कुछ करवा दिया, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। बट मैं एक ही चीज बोलूंगा कि होता है कई बार कि बहुत सारी चीजें जो है एक्स्ट्रा पूछ ली जाती है, प्लीज दिक्कत मत लेना। 50% से कम कट ऑफ जाती है। मैं कहता हूँ हमेशा अपने सोर्सेज को बेसिक रखो और उन्हें बार बार पढ़ो, आप इजीली एग्जाम को सॉल्व क्लियर कर जाओगे। बट अगर आप अपने सोर्सेज को 10 सोर्सेज रखेंगे ना पढ़ने के लिए एक ही सब्जेक्ट को, तो आप खुद ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, 1-2 साल के अंदर। चलिए, अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और इकोनॉमिक सर्वे जो है मैंने अपलोड कर दिया है 2026 का, आप उसे जाके देख सकते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।